हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस ही होगा मैथ्स। आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आप पहले अपनी क्लास 8 में कर आए हैं। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड कोफिशिएंट्स कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें कि वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट और कोफिशिएंट्स का कॉम्बिनेशन हो जो कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मतलब कि प्लस का साइन या माइनस का साइन या फिर मल्टीप्लाई का साइन और डिवाइड का साइन, इसे हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो जो इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करके इनके कनेक्शन से जो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और कोफिशिएंट्स से जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है उसे हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 3x² + 4y - 7। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, x और y। आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। वेरिएबल जो जनरली होते हैं वो सिम्बल्स x, y और z से रिप्रेजेंट करते हैं। कोफिशिएंट्स क्या होता है, कोफिशिएंट्स होता है द नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल। जैसे कि ये एक वेरिएबल है x, इसकी पावर है 2 और इसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाइड है 3। तो ये जो 3 है इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ऐसे ही यहाँ पे वेरिएबल है y के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 4 अलॉन्ग विद इट्स साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट क्या आ गया, +4। कांस्टेंट होता है फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड नंबर का मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, ठीक है ना, वो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, माइनस साइन। हमेशा बेटा हमने ध्यान रखना है कि हमने साइन को इंक्लूड करना है। साइन इज ऑलवेज इंक्लूडेड, चाहे आप कांस्टेंट बता रहे हो चाहे आप कोफिशिएंट बता रहे हो कि कोफिशिएंट क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन इंक्लूड करना है। तो ये हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसके बाद हम चलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल टर्म क्या होती है। ये हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 7x - 3, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने सीखा कि जो अननोन वैल्यू होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं x, y या z के साथ, और ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। और वो ऐसा नंबर जो जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट। तो बेटा एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ टर्म्स। A term can be a number, a variable और a product of both। तो terms जो होती हैं एक expression में, जो terms होती हैं they are always separated by plus या minus। हमेशा plus या minus के साइन से separate होती हैं। multiply और division जो है वो terms को separate नहीं करता है। तो जैसे कई बच्चे बोल देते हैं, अगर मैं question पूछूं कि 7x - 3 में कितने terms हैं, तो कई बच्चे बोल देते हैं कि मैम there are 3 terms। तो बेटा 3 terms नहीं है, 7x एक सिंगल टर्म है, क्योंकि 7 जो है वो x के साथ क्या है, मल्टीप्लाइड है, ये प्रोडक्ट है। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो टर्म्स को सेपरेट नहीं करती है। तो ये एक सिंगल टर्म है। और माइनस, उसके बाद ये जो हमें कनेक्ट कर रहा है मैथमेटिकल ऑपरेटर वो है माइनस यहाँ पे, और 3 क्या आ गया, हमारा कांस्टेंट आ गया, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो कितनी टर्म्स हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, देयर आर 2 टर्म्स। ठीक है बेटा, अगर हमने सिंगल टर्म की बात करनी है, जैसे कोई भी टर्म सिर्फ सिंगल एक आपको टर्म लिखनी है, तो जैसे फॉर एग्जांपल 5x लिखा है, या फिर मैंने लिखा है 7, या फिर मैंने लिखा है 1/2y, तो ये सारी क्या होती हैं, सिंगल टर्म होती हैं। अच्छा, इसी में अगर मैंने पूछा आपसे कि बेटा व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म हियर, तो कांस्टेंट टर्म जब आप बताएंगे तो कांस्टेंट टर्म हमेशा बेटा अपने साथ में साइन इंक्लूड करना है। मैंने अभी आपको बताया था कि साइन को हमेशा इंक्लूड करना है जो नंबर के आगे लिखा होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, -3। ठीक है, आगे हम समझेंगे कि डिग्री का मतलब क्या होता है। What is degree? The degree of an expression in one variable is the highest power, या जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, of the variable in that expression। तो जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है आपके एक्सप्रेशन में, ठीक है ना, जैसे इस एक्सप्रेशन में आपके पास आपका जो वेरिएबल है वो x है, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है, जैसे यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x⁻2 है, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसके पास कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 4। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हुई, 4। ठीक है, तो डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ये याद रखना है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो यहाँ पे द डिग्री इज 4 बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 4। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। डिफाइनिंग पॉलिनोमियल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है और पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है।
पॉलिनोमियल्स इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, स्पेसिफिक टाइप, ठीक है ना, ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर वेरिएबल्स हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर्स का मतलब क्या होता है बेटा, दैट द पावर्स आर होल नंबर्स ओनली, ठीक है ना, जो आपकी वेरिएबल की पावर होती है वो सिर्फ क्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में क्या की डिस्टिंक्शंस है, क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पावर की बात करते हैं। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, पावर। तो यहाँ पे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, जो वेरिएबल का जो पावर है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मीन्स वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लिखूँ कि एक्स रेज्ड पावर -3 +5, ठीक है ना, तो यहाँ पे पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट यहाँ पे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर है वो सिर्फ होल नंबर हो सकती है, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव है। पॉलिनोमियल में पावर क्या होगी, सिर्फ होल नंबर हो सकती है। दूसरी क्या डिस्टिंक्शन है, वेरिएबल्स इन द डिनोमिनेटर, मीन्स डिनोमिनेटर में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल हो सकता है, अलाउड है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 1/x, या फिर मैं लिख दूं 1/x², या फिर मैं लिख दूं -7/x³। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेरिएबल क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ ये भी है, तो ये अलाउड है। बट वेयर एज पॉलिनोमियल में इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। अगर मैंने लिखा 2/x, तो वी विल से दैट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। बट वेयर एज अगर मैं बेटा इसको लिखूंगी x⁴/x², तो देखते सार नहीं बोलना है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x डिनोमिनेटर में। पहले आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो ये बेसिस आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट, तो पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, तो ये आपके पास आ जाएगा x⁴ विच इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखते सार आपको नहीं बोलना है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि पॉलिनोमियल है। उसे अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद कंक्लूड करना है कि वो एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। फिर वेरिएबल अंडर द रूट्स, यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रूट एक्स हो गया या फिर क्यूब रूट एक्स हो गया, ये सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब हम रूट एक्स है, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x⁴ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और पावर यहाँ पे क्या हो गई, फ्रैक्शनल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन हम इसे बोलते हैं, तो रेडिकल साइन जो होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अलाउड है, ठीक है। वेयर एज पॉलिनोमियल में जो रेडिकल साइन है वो अलाउड नहीं है, रूट के अंदर हमारा वेरिएबल नहीं हो सकता, वो एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है x⁻² -2 + 3, यहाँ पे जो पावर है x की वो क्या है, -2, तो वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जबकि वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, x² + 3x, ठीक है बेटा। तो प्लीज नोट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सारे जो पॉलिनोमियल्स हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हैं, बट नॉट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। पर सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं वो पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, व्हाट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये समझना जरूरी है जो अभी हमने किया, जैसे की डिस्टिंक्शन किया हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के बीच में, तो हमें पता चला कि कौन कौन से एक्सप्रेशन जो हैं वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। तो फिर से एक बार ही देख लेते हैं कि कौन कौन से एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। ऐसे एक्सप्रेशन जहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो वो भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। और ऐसे एक्सप्रेशन जहाँ पे हमारे पास रेडिकल साइन हो या पावर्स फ्रैक्शनल हो, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x⁴ 1/2, तो जो पावर है वो फ्रैक्शनल हो, वो भी हमारे जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। तो बेटा आपको ध्यान रहेगा ना कि कौन से एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो आगे चलते हैं, टाइप्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हमारे पास एक ही टर्म है, ठीक है ना, अगर हमारे पास एक ही टर्म है, फॉर एग्जांपल 5x³, ये एक ही टर्म है, तो अगर हमारे पास एक ही टर्म है उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। एक ही टर्म मतलब नॉन जीरो टर्म, अगर जीरो हो गई तो वो कुछ भी नहीं रहा, ठीक है ना। नॉन जीरो टर्म 5x³, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। मोनो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 1, ठीक है। फिर आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स बाय का मतलब होता है 2, ठीक है ना। तो द पॉलिनोमियल विच इज हैविंग ओनली 2 टर्म्स, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x + 3, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक 2x और एक 3, और दे आर कनेक्टेड बाय दिस प्लस साइन। फिर आता है ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है 3,
ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल विच कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो टर्म्स, ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं x स्क्वायर एंड देन 5x एंड 6, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है बेटा, फिर चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय डिग्री। अभी हमने किया था इससे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय देयर डिग्री। ठीक है ना, तो अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिग्री 1 है, डिग्री 1 का मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, तो यहाँ पे उसको, उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखो बेटा x प्लस 5x, अगर कुछ कोई पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यहाँ पे क्या है, 1 है, उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 5, या फिर मैं अकेला लिख देती हूँ 7x, वो भी एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, x की 1 है। फिर है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जहाँ पे डिग्री क्या होती है, 2 होती है, मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होता है, 2 होता है। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 9, या फिर मैं और भी एग्जांपल आप दे सकते हो, फॉर एग्जांपल 10x स्क्वायर, इट इज़ अ सिंगल टर्म बट द पावर इज 2, तो यह क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर आ जाता है हमारे पास जहाँ पे डिग्री 3 होती है, जहाँ पे डिग्री 3 हो मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। ठीक है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है, एक ऐसे कांस्टेंट वैल्यू को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। ठीक है ना, कोई वेरिएबल लिखा नहीं होता। फॉर एग्जांपल 7 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पर अगर मुझे साथ में वेरिएबल लिखना भी पड़े तो मैं कैसे लिखूंगी, 7 x रेज टू पावर 0, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। ये आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया है कि x रेज टू पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एनीथिंग जिसकी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो 7 क्या है बेटा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है, 0। मैंने आपको बताया डिग्री कैसे 0 है, क्योंकि अगर मैंने इसको वेरिएबल के साथ लिखा 7x रेज टू पावर 0, तो पावर क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, तो डिग्री क्या हो गई हमारी, 0। तो ये याद रखना है कि डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0, मीन्स कोई ऐसा कांस्टेंट जो 0 ना हो पर कुछ और, कोई भी रियल वैल्यू, कोई भी रियल नंबर हो, उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। और ये भी ध्यान रखना है द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल होता है, 0 को बोलते हैं बेटा जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अगर मैं px इज इक्वल टू 0 लिखूं तो 0 हो गया हमारा जीरो पॉलिनोमियल और उसकी डिग्री क्या होती है, अनडिफाइंड। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो अभी हम कर आए हैं, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे बेटा सॉल्यूशन 1, फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे कोई पावर अगर नहीं लिखी होती तो पावर क्या होती है, 1, और यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं लिखा हुआ, तो ये मीन्स क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यहाँ पे क्या है, 2 है, तो हम लिखेंगे डिग्री इज इक्वल टू 2। फर्स्ट पार्ट का आंसर था ये। सेकेंड पार्ट, y क्यूब प्लस 2y माइनस 1, यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा y, और y की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल ही नहीं है। अगर वेरिएबल मुझे लिखना भी होता तो मैं y रेज टू पावर 0 लिखती। ठीक है ना, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो यहाँ पे मेरी डिग्री क्या हो गई, 3। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है। जब वेरिएबल नहीं होता किसी नंबर के साथ, किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और बेटा हम अभी कर आए हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। और क्यों 0 होती है, क्योंकि अगर मैंने इसके साथ कोई वेरिएबल लिखना है, सपोज मैं x लिख रही हूँ, तो x रेज टू पावर क्या लिखूंगी, 0 लिखूंगी, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1। ठीक है जी, तो x की पावर क्या है यहाँ पे, 0, तो पावर क्या आ गई हमारी, डिग्री क्या आ गई हमारी, 0।
फोर्थ पार्ट करते हैं 4z माइनस 3। यहाँ पे z की पावर 1 है बेटा, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है। अगर मैंने वेरिएबल लिखा भी तो मैं इसकी पावर क्या लिखूंगी, 0 लिखूंगी। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1, तो डिग्री क्या हो गई हमारी यहाँ पे 1। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो बेटा डिग्री 1 का मतलब है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी हमने सीखा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। तो हमें कोई ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 1 हो। तो ये क्वेश्चन, इसका जो आंसर है ये वेरी कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैं कोई एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है ना, तो फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 5। ठीक है ना, तो यहाँ पे x की पावर क्या है 1। तो जो जब भी पावर 1 होती है हम उसे लिखते नहीं हैं, हम ऐसे ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हमारा क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। या फिर अगर आपको कोई और एग्जांपल देना हो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सपोज -10y, तो -10y भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है y और इसकी पावर क्या है 1। ठीक है, चलते हैं डिग्री 2 की तरफ। डिग्री 2 होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो x² प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, तो ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। फिर चलते हैं डिग्री 3 की तरफ। डिग्री 3 होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 3 होती है। तो कोई भी आप अपनी तरफ से एग्जांपल दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने एग्जांपल दिया है वही लिखना है, कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 3x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 5, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 3। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। What are the coefficients of x² and x³ in the following polynomial? यहाँ पे x² और x³ की क्या coefficients हैं ये पूछा है। बेटा coefficients होते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होता है। अब यहाँ पे देखिए x² वाली टर्म हमारी ये है, और उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड है वो क्या है, +6। हमेशा मैंने आपको बोला है कि आपको साइन इंक्लूड करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इज +6। और आप सिर्फ 6 भी लिख सकते हो, जब भी हमारा साइन पॉजिटिव होता है, ज़रूरी नहीं होता उसको मेंशन करना, आप सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ x³ पूछा है, ये हमारी टर्म है x³ वाली, और इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है, -3। ठीक है ना, साइन को इंक्लूड करना है, बच्चे साइन को इंक्लूड नहीं करते और इसकी वजह से उनका जो आंसर है वो गलत हो जाता है। सो कोफिशिएंट ऑफ x³ इज -3। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। What is the coefficient of z in the polynomial 4z³ plus 5z² minus 11? तो 4z³ plus 5z² minus 11 में z का कोफिशिएंट पूछा है, बट यहाँ पे बेटा हमारे पास z ही नहीं है, z वाली टर्म ही नहीं है। अगर मुझे 11 के साथ भी z लगाना हुआ तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ 5z² minus 11z raised to power 0, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। अगर मुझे वेरिएबल लिखना भी पड़ा तो उसकी पावर क्या होगी, 0। तो मुझे यहाँ पे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ z का मतलब होता है z रेज़ टू पावर 1, तो वो वाली तो टर्म है ही नहीं मेरे पास। ठीक है ना, अगर मेरे पास वो कोई टर्म ही नहीं है z वाली, तो उसका कोफिशिएंट भी क्या होगा, 0 होगा। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ z इज 0। अगर आपको लिखना ही पड़ा, अगर लिखना ही है कि हाँ जी इसको शो करेंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4z³ प्लस 5z² प्लस 0z माइनस 11। देखो ना, मैंने यहाँ पे क्या किया, 0z लिख दिया। z वाली टर्म का कोफिशिएंट पूछा था, पर 0 मल्टीप्लाई बाय z क्या होता है, 0 होता है। मतलब यहाँ पे मेरे पास z वाली टर्म ही नहीं है। ठीक है ना, तो 0 × z आप लिख सकते हो, तो z का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
What is the constant term of the polynomial 9x³ + 5x² - 8x - 10? तो मैंने आपको अभी बताया था कि constant term वो टर्म होती है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। तो 9x³ + 5x² - 8x - 10 में कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें कि वेरिएबल नहीं है? वो है हमारे पास ये टर्म, और आपको साइन इंक्लूड करना है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। सो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है -10। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? आई होप आपको ये एक्सरसाइज 2.1 के पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ x is 0, x is -1, x is 2। तो बेटा यहाँ पे वो लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहा है। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे x का मतलब x की पावर क्या है? 1 है। तो वैल्यू निकालनी है, मीन्स हमने जो हमें x की ये वैल्यूज गिवन है वो इस पॉलिनोमियल में पुट करके हमने रिजल्ट निकालना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल को हम बेटा ऐसे प्रेजेंट करते हैं, px, p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, और यहाँ पे x का मतलब कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है वो 5x - 3 है, उसमें वेरिएबल है x। तो फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू क्या गिवन है? 0 गिवन है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या गिवन है? 0 गिवन है। तो हम x की वैल्यू जब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। पॉलिनोमियल इन 0, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन x, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 0 - 3। 5 × 0 होता है 0 - 3, और इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास? -3। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में दोबारा से पहले हम अपनी पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल है 5x - 3, और इस बारी हमें x की वैल्यू क्या गिवन है? -1। तो हमने क्या करना है? x की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो 5x का मतलब 5 इज मल्टीप्लाइड बाय x, तो 5 × -1 -3, तो 5 × -1 हो गया हमारा -5 - 3, और -5 - 3 क्या होता है? -8। ठीक है बेटा, चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। फिर से हम अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। px = 5x - 3, और यहाँ पे इस वक्त मेरी x की वैल्यू है 2। तो p इन 2 मीन्स x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं? 2 पुट कर रहे हैं। 5x मीन्स 5 × 2 - 3, तो 5 2 = 10 - 3, और ये मेरा आंसर क्या आ गया? 7। तो ये हमने क्या निकाली है? 5x - 3 जो लीनियर पॉलिनोमियल था उसकी वैल्यू निकाली है जब x 0 था, x -1 था, और x क्या था? 2 था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7x² - 4s + 6। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 हियर। यहाँ पे वेरिएबल s गिवन है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है हमारा, पहले हम पॉलिनोमियल लिखेंगे। अब पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है p ऑफ s, ठीक है ना, p इन s मीन्स पॉलिनोमियल इन s, द वेरिएबल इज s हियर, इज इक्वल टू 7x² - 4s + 6, और मेरा फर्स्ट पार्ट में s की वैल्यू क्या है? 0 गिवन है। तो s की वैल्यू 0 पुट करेंगे, और जहां जहां s था वहां वहां हमने 0 पुट कर देना है। ठीक है ना, तो ये ऐसे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू। तो बेटा 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, और 7 × 0 एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या होता है? 0 होता है। सिमिलरली 4 × 0 भी क्या हो गया? 0 हो गया, +6, तो ये 0 0 कुछ नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, और दोबारा से हम अपना जो है पॉलिनोमियल लिखेंगे 7x² - 4s + 6, और इस बार हमारा s की वैल्यू क्या गिवन है? -3। जब भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू गिवन है तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन करना है -3, क्योंकि साइंस की गड़बड़ हो जाती है। तो 7 - 3 का होल स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन ज़रूर करनी है। कई बच्चे डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, कई बार आपका जो पेपर है उसमें सब्स्टिट्यूशन के भी मार्क्स होते हैं, तो ज़रूर सब्स्टिट्यूट करके आपको वैल्यू दिखानी चाहिए। तो 4 × -3 + 6, तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया? +9, तो ये मेरे पास आ गया 7 × 9। माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, 4 3 = 12 + 6। तो यहाँ पे बेटा 7 9 = 63 + 12 + 6 मीन्स +8, 12 + 6 हो गया 18, और यहाँ पे हम अपना आंसर लिख देंगे, ये आ जाएगा 82। ठीक है, सॉरी, ये आ जाएगा हमारा आंसर 81।
ठीक है, तो चलते हैं अगला थर्ड पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम अपना पॉलिनोमियल लिखेंगे पी एस इज इक्वल टू 7s² माइनस 4s प्लस 6, और यहाँ पे थर्ड पार्ट में s की वैल्यू क्या गिवन है 4। तो यहाँ पे p इन 4, यहाँ पे s की वैल्यू 4 है, तो हम यहाँ पे s की वैल्यू 4 पुट करेंगे। 4 इंटू 4 प्लस 6, तो 4 4 जा 16 होता है। 7 इंटू 16 माइनस 16 प्लस 6, ठीक है बेटा। तो आपको यहाँ पे 16 7 जा पता होना चाहिए। 16 7 जा तो है 112, माइनस 16 प्लस 6 हो गया माइनस 10, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया आंसर 102, ठीक है। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। The present age of Salil's mother is 3 times Salil's present age. After 5 years, their ages will add up to 70 years. Find their present ages. जो word problems होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उन्हें अच्छे से पढ़ के समझ के करना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन में सबसे पहले find their present ages, और बेटा present age of Salil's mother is 3 times Salil's present age। तो जो सलील की present age है उसकी मदर उससे 3 times है, ठीक है ना, उनकी प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हम सपोज क्या करेंगे, सलील की प्रेजेंट एज, तो हम लिखेंगे लेट सलील्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स, ठीक है। तो अगर सलील की प्रेजेंट एज x है तो उसकी मदर की क्या एज होगी, प्रेजेंट एज। सो देयरफॉर मदर्स प्रेजेंट एज उन्होंने बोला है 3 टाइम्स है, तो ये क्या आ जाएगी, 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये आ जाएगा 3x ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स। तो सबसे पहले हम आफ्टर 5 ईयर्स उनकी एज निकालते हैं। तो आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर्स। तो सबसे पहले हम इनकी 5 ईयर्स के बाद एज निकाल देंगे। आफ्टर 5 ईयर्स सलील की एज क्या हो जाएगी बेटा, सलील्स एज वुड बी, ठीक है। जैसे अगर आप इस वक्त 13 के हो तो 5 ईयर्स के बाद 13 प्लस 5 18 के हो जाओगे। तो अगर अभी सलील की प्रेजेंट एज x है तो 5 ईयर्स के बाद सलील्स एज वुड बी, हमने क्या करना है 5 ऐड करना है, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 5 ईयर्स, ठीक है जी। ऐसे ही आफ्टर 5 ईयर्स मदर की क्या एज हो जाएगी, मदर्स एज वुड बी, अब मदर की प्रेजेंट एज है 3x, तो 5 ईयर्स के बाद मदर की एज भी 5 जो है ज़्यादा हो जाएगी, 5 ईयर्स ज़्यादा हो जाएगी, सो 3x प्लस 5 ईयर्स, ठीक है। अब हम जो है अपनी इक्वेशन बनाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर्स। तो 5 साल के बाद जो उनकी एजेस आई हैं, ठीक है ना, उनकी एजेस आई हैं x प्लस 5 एंड 3x प्लस 5, तो उनका जो सम है वो कितना हो जाएगा, वो बोल रहे हैं कि देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर्स। तो उनकी एज जो हो जाएगी ऐड करके वो 70 हो जाएगी। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे टू फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो बेटा x प्लस 3x होता है 4x, 5 प्लस 5 होता है 10 इज इक्वल टू 70। तो 4x 10 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 70 माइनस 10 हो गया 60। तो यहाँ पे 4x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो 15 4 जा क्या होता है 60 होता है, सो 4 1 जा 4, 4 15 जा 60। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15, ठीक है। अब x की वैल्यू 15 आ गई, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एजेस। सलील की प्रेजेंट एज है x और मदर की प्रेजेंट एज है 3x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सलील्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 15 ईयर्स, मदर्स प्रेजेंट एज क्या थी 3x थी, इसका मतलब 15 इंटू 3, और 15 इंटू 3 क्या होता है 45, सो 45 ईयर्स, ठीक है बेटा, समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। The difference between two positive numbers is 63. The ratio of the two integers is 2:5.
फाइंड द टू इंटीजर्स। तो जब भी हमें कोई क्वेश्चन या नंबर्स रेशो में गिवन होते हैं तो सबसे पहले हम क्या सपोज करते हैं कि लेट द टू इंटीजर्स बी 2x एंड 5x। तो हम लिखेंगे लेट द टू इंटीजर्स बी 2x एंड 5x। क्योंकि बेटा ये रेशो गिवन है इसलिए हम उनकी जो इंटीजर्स को ले लेते हैं कि सपोज उनका एक जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, x है, तो 2x एंड 5x उनके जो है हमारे दो इंटीजर्स हो गए। अब डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इनका डिफरेंस है वो क्या है, 63 है। तो ऑब्वियसली 2x और 5x में से जो कौन सा बड़ा इंटीजर हुआ, जो 5 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, ठीक है ना, 5 इंटू एक्स एंड 2 इंटू एक्स। तो जो भी हमारा x है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो बड़ा आएगा एज कम्पेयर टू 2x। तो हम क्या लिखेंगे, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 5x माइनस 2x होता है 3x इज इक्वल टू 63। तो x इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 21। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है फाइंड द टू इंटीजर्स। टू इंटीजर्स क्या है, 2x एंड 5x। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर the two integers are 2x था एक नंबर, तो 2 इंटू 21 यहाँ पे लिख दिया हमने 42। एंड दूसरा नंबर है हमारा 5x, तो 5 इंटू 21 105। तो ये हमारे टू इंटीजर्स हैं, ये हमने सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया है। सो देयरफॉर द टू इंटीजर्स आर 42 एंड 105। ठीक है बेटा, और आप वेरीफाई भी कर सकते हो। वो बोल रहे हैं कि दोनों इंटीजर्स में डिफरेंस कितना है, 63। तो आप हमेशा अपना आंसर जो है वो चेक भी कर सकते हो। अगर आपको वेरीफाई करना हो आप चेक कर सकते हो कि दोनों का डिफरेंस क्या 63 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो 105 माइनस 42, यहाँ पे आप डिफरेंस निकालोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 63। तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. If she has a total rupee 88, how many coins does she have of each type? तो यहाँ पे बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो, ठीक है ना। ऐसे कॉइन्स वाले या रुपीज़ वाले डिनोमिनेशन वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपी कॉइन्स एज ही हैज़ 5 रुपी कॉइन्स। तो जितने रूबी के पास 5 रुपी कॉइन्स हैं उससे 3 टाइम्स मीन्स 3 गुना, ठीक है ना, 3 टाइम्स जो है उसके पास 2 रुपी कॉइन्स हैं। और उसके पास अगर टोटल अमाउंट कितनी है, 88 रुपीज़ बनते हैं। मीन्स 3 रुपीज़ कॉइन्स और 2 रुपी कॉइन्स और 5 रुपीज़ कॉइन्स को जब हम ऐड करेंगे, जो अमाउंट निकालेंगे, तो टोटल अमाउंट उसके पास कितनी है, 88 रुपीज़ है। हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। तो उन्होंने पूछा है कि 2 रुपीज़ के उसके पास कितने कॉइन्स हैं और 5 रुपीज़ के उसके पास कितने कॉइन्स हैं। तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे लेट 5 rupee coins, let 5 rupee coins is equal to x, ठीक है ना। देन therefore 2 rupee coins कितने हुए, 2 rupee coins, 2 rupees coins कितने हैं, she has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 3x, ठीक है बेटा। अब उन्होंने बोला है कि टोटल अमाउंट उसके पास कितनी है, 88। तो पहले हमें अमाउंट निकालनी होगी, पहले हमें डिनोमिनेशन निकालना होगा। तो यहाँ पे हम पहले डिनोमिनेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे हम अमाउंट इन रुपी 5 कॉइन्स, ठीक है ना। तो वो कितना हो गया हमारे पास, 5x, ठीक है ना। 5 रुपी कॉइन्स के कितने कॉइन्स हैं हमारे पास, x हैं। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, हर कॉइन 5 रुपी का है, तो 5 इंटू एक्स 5x। ऐसे ही अमाउंट इन रुपी 2 कॉइन्स, तो 2 रुपी के कितने कॉइन्स हैं, 3x हैं। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3x। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 6x, ठीक है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
उन्होंने बोला है इफ़ शी हैज़ अ टोटल ऑफ ₹88 मीन्स यहाँ पे हमारे पास अमाउंट इन ₹5 कॉइन्स क्या है, ये अमाउंट है 5x और ये भी क्या है अमाउंट 6x। तो ये मेरे पास क्या आ गया 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ठीक है बेटा, समझ में आया? मैं दोबारा से यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास 10 रुपीज़ के मेरे पास 5 कॉइन्स हैं, ठीक है, तो मेरे पास अमाउंट कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 5 50 रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसी तरह अगर मेरे पास 5 रुपीज़ के x कॉइन्स हैं तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 5x, और 2 रुपीज़ के अगर मेरे पास 3x कॉइन्स हैं तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3x दैट इज़ 6x। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी हो गई 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88। तो ये आ गया मेरे पास 11x इज इक्वल टू 88 और 11 उधर जाके डिवाइड हो गया, 88 डिवाइडेड बाई 11, 11 1 ज़ा 11 8 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 8। तो अब हमने क्या निकालना है, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। तो मैंने x की वैल्यू तो निकाल ली 8, इसका मतलब उसके पास 5 रुपये कॉइन्स कितने हैं 8 हैं, और 2 रुपये के कितने कॉइन्स हैं 3x मीन्स 3 इंटू 8 दैट इज़ 24। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, तो सबसे पहले 5 रुपये कॉइन्स थे, देयरफॉर नंबर ऑफ 5 rupee coins is equal to 8 and number of 2 rupee coins कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे हमने लिया था स्टार्टिंग में 3x, ये हमने 3x लिया था, तो यहाँ पे 3 इंटू 8 करेंगे, 3 इंटू 8 दैट इज़ 24। ठीक है बेटा, ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। तो एक फार्मर ने क्या किया कि एक फेंस को जो कि 300 फीट लॉन्ग है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और 2 पार्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस में डिवाइड किया। तो जो लॉन्गर पार्ट है, जो लॉन्गर पीस है, इट इज़ 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। तो जितना शॉर्टर पीस है उसका 4 टाइम्स क्या है, लॉन्गर पीस है। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। तो दोनों पीसेस की उन्होंने लेंथ पूछी है, तो हम कैसे करेंगे, सपोज लेट अस सपोज लेट द लेंथ of shorter piece is equal to x feet। ठीक है ना, यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है। सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस, तो लॉन्गर पीस उन्होंने बोला है 4 टाइम्स है शॉर्टर पीस के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x फीट। ठीक है, बट टोटल लेंथ कितनी थी फेंस की जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज 300। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मींस अगर हम ये लॉन्गर पीस और शॉर्टर पीस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल लेंथ थी फेंस की वो मिल जाएगी, दैट इज 300। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन हमारे पास मिल गई है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 4x प्लस एक्स होता है बेटा 5x विच इज़ इक्वल टू 300, और x की वैल्यू आ गई 300 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30 एंड 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 60 आ गई। अब दैट मीन्स लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस इज 60 एंड लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस हम निकाल देंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 60। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore length of shorter piece is equal to 60 feet and length of लॉन्गर पीस, तो जो लॉन्गर पीस था वो 4 टाइम्स था शॉर्टर पीस के, तो हम लिखेंगे 4 इंटू 60, तो ये मेरे पास क्या आ गया 240 फीट। ठीक है, तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, if the length of a rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimensions of the rectangle। तो rectangle के dimensions का मतलब उन्होंने हमसे length और breadth पूछी है। dimensions का मतलब क्या होता है, length breadth। उन्होंने क्या दिया हमें बेटा, length of a rectangle is 3 more than twice its breadth। तो हम break करके चलेंगे, twice its width। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, width को सपोज करना है
let the width of the rectangle is equal to x सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अब रेक्टेंगल की जो लेंथ है, therefore the length ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ क्या बोली है 3 मोर, 3 मोर का मतलब +3 करेंगे, देन ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ का 2 टाइम्स करना है, ट्वाइस इट्स विड्थ मीन्स 2 टाइम्स ऑफ x, 2x, और उसमें हमने 3 मोर करना है मीन्स +3। तो ये क्या आ गया हमारा, लेंथ आ गया किसकी, रेक्टेंगल की लेंथ आ गई सेंटीमीटर्स। अब वो बोल रहे हैं इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर्स। तो चिल्ड्रन रिकॉल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेरीमीटर। पेरीमीटर अगर एक रेक्टेंगल, हमारे पास ये रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है द सम ऑफ ऑल दी 4 साइड्स, द बाउंड्री, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है ना, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 टाइम्स एल प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ, तो ये मेरे पास आ जाता है 2 कॉमन 2 इंटू एल प्लस बी। तो अब पेरीमीटर हमें गिवन भी है कितना 24 सेंटीमीटर्स, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 टाइम्स L प्लस बी इज गिवन टू अस 24। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेंथ हमने निकाला था 2x प्लस 3 और ब्रेथ हमने लिया था x, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 टाइम्स 2x प्लस 3 प्लस x ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 24। तो हमने यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की क्या कर दी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 2 हम ऐसे एज इट इज़ लिखेंगे बेटा, और यहाँ पे ब्रैकेट में 2x प्लस x क्या होता है 3x प्लस 3, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ से आगे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों टर्म्स के साथ, या फिर एक और तरीका है कि 2 जो है वो इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई है, तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 24 डिवाइडेड बाई 2, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 होता है 12। तो ये आ गया मेरे पास 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हम इस 3 को ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ पे 12 माइनस 3 हो जाएगा विच इज़ 9। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या आ गया 3। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। तो उन्होंने पूछा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, मींस विड्थ और लेंथ पूछी है। विड्थ तो हमारी 3 आ गई, और लेंथ क्या है हमारे पास 2x प्लस 3, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हम लिखेंगे देयरफॉर width is equal to 3 centimeters and length is equal to, लेंथ थी हमारी 2x प्लस 3, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 2 इंटू 3 प्लस 3, 2 3 ज़ा 6 प्लस 3, और ये क्या आ गई हमारे पास 9 सेंटीमीटर्स। तो डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल क्या आ गया, लेंथ आ गई हमारे पास 9 सेंटीमीटर्स और ब्रेथ आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर्स। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। आई होप आपको ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स समझ में आ गए होंगे एक्सरसाइज 2.2 के। तो हम इसके बाद आगे चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। Question number 1. A student has rupees 500 in her savings bank account. She gets rupees 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे initial amount in the bank. Initial amount in the bank is equal to rupees 500 और मंथली पॉकेट मनी कितनी है, रुपीज़ 150। सो विल राइट डाउन मंथली पॉकेट मनी इज इक्वल टू रुपीज़ 150। तो अब उन्होंने पूछा है हमसे कि हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 1 मंथ और एट द एंड ऑफ 1 मंथ। ठीक है ना, एट द एंड ऑफ, तो 1 मंथ के एंड में
उसके पास कितनी मनी हो जाएगी? सबसे पहले उसके पास बेटा 500 रुपीज़ थे बैंक में और पॉकेट मनी मंथली कितनी है? 150। तो मतलब 500 में हमने 150 ऐड किया, तो अब उसके पास कितने पैसे हो गए, कितनी मनी हो गई बैंक में? रुपीज़ 650। ठीक है, तो फिर अब हम निकालेंगे एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के बाद उसके पास कितनी मनी हो जाएगी बैंक में? तो देखो 1 मंथ में 150 रुपीज़ पॉकेट मनी मिली, सेकंड मंथ में भी रुपीज़ 150 एज अ पॉकेट मनी मिली और इनिशियली उसके पास 500 रुपीज़ बैंक में थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 150 फर्स्ट मंथ में ऐड कर रहे हैं और 150 सेकेंड मंथ में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 150 प्लस 150 होता है बेटा 300। तो मैं ये 150 प्लस 150 को ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 2 टाइम्स 150, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन होती है। तो 150 प्लस 150 को मैं 2 इंटू 150 भी लिख सकती हूँ, तो जो ये आ जाएगा 300, सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ कि 500 प्लस 150 की बजाय मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स 150। ठीक है बेटा, तो ये मेरा आ जाएगा 500 प्लस 300 और इसका मेरे पास मनी कितनी आ जाएगी? रुपीज़ 800। ठीक है, तो ऐसे ही आफ्टर 3 मंथ्स निकालेंगे। एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स कितनी मनी हो गई बैंक में? आफ्टर 3 मंथ्स 500। अब देखो फर्स्ट मंथ में भी 150 रुपीज़ मिले पॉकेट मनी, सेकंड मंथ में भी 150 मिले, थर्ड मंथ में भी 150 मिले, तो 3 टाइम्स उसको 150 पॉकेट मनी मिल गई है एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स। उसके पास कितनी मनी हो जाएगी? 500 प्लस 3 टाइम्स 150। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 500 प्लस 450, तो मेरे पास कितना आ गया? रुपीज़ 950। बेटा हम ऐसे भी कर सकते थे कि 650 यहाँ पे आया था तो उसमें हम 150 ऐड करते तो 800 आ गया, 800 आया था तो उसमें 150 ऐड करते 950 आ गया। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो, पर उससे हम जो है लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इसको इस तरीके से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम एंड में लीनियर पैटर्न फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक और महीने का निकाल लेते हैं। सपोज एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स उसके पास कितने पैसे हो जाएंगे? 500। तो देखो बेटा 1 मंथ के एंड में एक ही बारी 150 ऐड हो रहा था, 2 मंथ्स के एंड में 2 टाइम्स 150 ऐड हुआ 500 में, 3 मंथ्स के एंड में 3 इंटू 150, ठीक है ना, 3 बारी 150 हो गया था तो हमने ऐड किया। तो 4 मंथ्स में कितना हो जाएगा? ये आपको पैटर्न समझ में आने लग गया होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 4 इंटू 150, तो हम लिखेंगे 500 प्लस 600, यहाँ पे आ जाएगा 600, तो ये मेरे पास आ जाएगा रुपीज़ 1100। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने पूछा है कि फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द एनथ मंथ। एनथ मंथ का मतलब बेटा कोई भी मंथ, ठीक है ना, वो चाहे 5th मंथ हो, चाहे वो 10th मंथ हो, चाहे वो 12th मंथ हो। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें तो एट द एंड ऑफ n मंथ्स हमारे पास बैंक में कितने पैसे हो जाएंगे? 500। तो यहाँ पे 4th मंथ में 4 था, 3rd मंथ में यहाँ पे हमने 3 लिखा था, तो n मंथ की कोई भी महीना अगर होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? n टाइम्स 150। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 500 प्लस 150, n जो वेरिएबल होता है वो बाद में लिखते हैं और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हम पहले लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारी लीनियर पैटर्न है जो उन्होंने पूछा था। उन्होंने हमसे पूछा था कि फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट। तो ये हमारा क्या आ गया? लीनियर पैटर्न आ गया, जिसको हम लीनियर एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे ही हम उसका आंसर देंगे। तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। ड्रॉप आउट का मतलब वो छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ग्रुप को। मीन्स एक रैली है जिसमें 120 मेंबर्स हैं और हर घंटे में, ईच आर मीन्स हर घंटे में 9 मेंबर्स जो हैं वो ग्रुप को छोड़ रहे हैं। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2, 3 एंड सो ऑन आवर्स। ये डॉट डॉट का मतलब सो ऑन। ठीक है, तो कितने मेंबर्स रह जाते हैं? 1 घंटे के बाद कितने रह गए? 2 आवर्स के बाद कितने रह गए? 3 आवर्स के बाद कितने रह गए? फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। nth आवर मीन्स कोई भी, है ना, चाहे वो 5 आवर्स है, चाहे वो 8 आवर्स है। तो nth आवर के बाद एंड ऑफ nth आवर कितने मेंबर्स रह गए, उसका लीनियर एक्सप्रेशन हमने रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल नंबर ऑफ मेंबर्स, इनिशियल नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू 120। ठीक है, और कितने मेंबर्स छोड़ रहे हैं? 9 मेंबर्स छोड़ रहे हैं। सो नंबर ऑफ मेंबर्स
ड्रॉपिंग आउट, या आप लीविंग द ग्रुप भी लिख सकते हो, ड्रॉपिंग आउट ईच आवर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स? सो आफ्टर 1 आवर मेंबर्स कितने रह जाते हैं? मेंबर्स इज इक्वल टू 120 में से हम 9 क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, क्योंकि 9 मेंबर्स तो छोड़ के चले गए, तो कितने रह गए? 120 माइनस 9, तो ये मेरे पास कितना आ गया? 111। आफ्टर 2 आवर्स कितने मेंबर्स रह जाते हैं? देखो बेटा, यहाँ पे अब पहले 9, फर्स्ट आवर में 9 चले गए और सेकंड आवर में भी 9 चले गए, तो 2 बारी 9 चले गए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 120 माइनस 9 एंड माइनस 9। बट ये 2 बारी लिखने की बजाय हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 120, अब देखो 9 जो है वो 2 बारी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 120 माइनस 2 इंटू 9। ठीक है ना, माइनस 9 होता है -18, और माइनस का 2 इंटू 9 भी क्या हो गया? -18। ठीक है, तो हम इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तभी हमें इजी होगा एक लीनियर एक्सप्रेशन को फॉर्म करना। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 120 माइनस 18, और ये हमारे पास आ जाता है 102। उसके बाद आफ्टर 3 आवर्स मेंबर्स इज इक्वल टू, अब देखो बेटा फर्स्ट आवर में 9 मेंबर्स चले गए, 2 आवर्स में 9 और 9 और 18 मेंबर्स चले गए, 3 आवर्स में मतलब यहाँ पे भी 9 गए, यहाँ पे भी 9 गए और यहाँ पे भी 9 गए, तो कितनी बारी चले गए? 9 9 9 9, 3 बारी चले गए, 3 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 120 माइनस 3 टाइम्स 9। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया? 120 माइनस 27, और ये कितना आ गया मेरे पास? 93। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते उन्होंने पूछा है कि n आवर्स के बाद हमारे पास कितने मेंबर रह जाएंगे? आफ्टर n आवर्स, n मीन्स कितने भी घंटे हो सकते हैं वो, तो आफ्टर n आवर्स मेंबर्स इज इक्वल टू, कितने मेंबर्स रह जाते हैं? मेंबर्स रिमेन इज इक्वल टू, अब बेटा यहाँ पे देखो 1 आवर में हमने एक ही बारी 9 सब्ट्रैक्ट किया था, 2 आवर्स में हमने 2 टाइम्स 9 सब्ट्रैक्ट किया था, 3 आवर्स में हम 3 टाइम्स 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आपको पैटर्न समझ में आ गया। तो इट मीन्स n आवर्स में हमारे पास कितने मेंबर्स रह जाएंगे? 120 माइनस n टाइम्स 9, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 120 माइनस 9 n, और ये हमारा क्या है? लीनियर पैटर्न है, लीनियर एक्सप्रेशन है जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है ना, उन्होंने लीनियर एक्सप्रेशन पूछा था, टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर, तो ये मेरा क्या आ गया? लीनियर एक्सप्रेशन। तो ये हमारा क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 3. Suppose the length of a rectangle is 13 centimeters. Find the area if the breadth is 12 centimeters, 10 centimeters, 8 centimeters. Find the linear pattern representing the area of the rectangle. तो ये बहुत ही easy question है। तो हमें length of rectangle given है, ठीक है ना, ये फिक्स है। सो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल जो हमें गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, सो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर्स। और बेटा एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ को हम क्या लिखते हैं? L इंटू बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ब्रेड्थ 3 पार्ट्स में चेंज करके दिया हुआ है। सो सबसे पहले हमें ब्रेड्थ गिवन है, हमें सबसे पहले ब्रेड्थ जिसको हम बी बोलते हैं, ब्रेड्थ गिवन है 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है तो L इंटू बी होता है, तो ये हो गया मेरे पास, लेंथ है मेरे पास 13, सो 13 इंटू 12, और 13 इंटू 12 होता है 156, और हम यूनिट्स लिखेंगे तो क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है तो यूनिट्स आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड करते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में ब्रेड्थ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर्स गिवन है, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये लेंथ है हमारे पास 13 और ब्रेड्थ है 10, तो ये मेरे पास कितना आ गया? 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में हमारे पास ब्रेड्थ कितनी गिवन है? थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर, तो ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना आ गया? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये आ गया मेरे पास 13 8 और 13 8 होता है 104, तो ये आ गया 104 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब उन्होंने आगे क्या पूछा है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो लीनियर पैटर्न हमने फाइंड आउट करना है रिप्रेजेंटिंग द एरिया। अब ये देखो बेटा कि फर्स्ट पार्ट में भी लेंथ हमें गिवन थी 13 गिवन था, ब्रेड्थ चेंज हुई 12। सेकेंड पार्ट में 13 इंटू 10 किया और थर्ड पार्ट में हमने 13 इंटू 8 किया। तो तीनों ही पार्ट्स में लेंथ हमारी फिक्स्ड थी पर ब्रेड्थ क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो हम लिखेंगे लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया, है ना, लीनियर पैटर्न हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एरिया इज इक्वल टू 13 इंटू ब्रेथ। तो ब्रेथ कर दिया। आप स्मॉल बी भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चलो स्मॉल बी ले लेते हैं, स्मॉल बी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 13b, क्योंकि हमारा जो ब्रेथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो हमारा एरिया, इसको मैं a लिख देती हूँ, तो जो मेरा एरिया है दैट इज इक्वल टू 13b। सो इफ ब्रेथ इज इक्वल टू b, है ना। हमें ब्रेथ तो पता ही नहीं है, हमें ब्रेथ तो पता ही नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं अगर इफ ब्रेथ इज इक्वल टू b तो मेरा एरिया क्या हो गया 13b। ये मेरा क्या है, लीनियर पैटर्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 4. Suppose the length of a rectangular box is 7 centimeters and breadth is 11 centimeters. Find the volume if the height is 5 centimeters, 9 centimeters, 13 centimeters. Find the linear pattern representing the volume of the rectangular box. बेटा ये exactly previous question की तरह है, वहाँ पे area पूछा गया था और यहाँ पे volume पूछा गया है। तो हम start करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं length of a rectangular box हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर्स और ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हमें गिवन है 11 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो हमने वॉल्यूम निकालना है जब हमें हाइट गिवन है इन 3 पार्ट्स। तो बेटा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। LBH भी लिखते हैं इसको, LBH बोलते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमारा वॉल्यूम होता है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जब हमें हाइट गिवन है HEIGHT, हाइट हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर्स, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ L इंटू B इंटू H। तो लेंथ गिवन है 7, ब्रेथ गिवन है 11 और हाइट इस पार्ट में गिवन है 5, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया 77 इंटू 5 और 77 इंटू 5 होता है 385। बेटा यूनिट्स लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है और वॉल्यूम जो होता है वो क्यूबिक यूनिट्स होता है, तो इसके यूनिट्स आ जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप यूनिट्स नहीं लिखोगे तो उसके आपके हाफ मार्क कट जाएंगे, तो यूनिट्स लिखने बहुत ज़रूरी हैं। सेकंड में देखते हैं, सेकंड पार्ट में हाइट कितनी गिवन है। सेकंड पार्ट में हमें हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर, तो हाइट इज़ 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम आ गया मेरे पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH। तो ये मेरे पास आ गया 7 इंटू 11 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 77 इंटू 9 और ये आ जाएगा मेरे पास 77 इंटू 9 करके आ जाएगा 693, ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास हाइट देखते हैं कितने गिवन है। थर्ड पार्ट में हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर्स और वॉल्यूम निकालते हैं। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। तो ये आ गया 7 इंटू 11 इंटू 13, जिसे हम लिख सकती हूँ 77 इंटू 13 और ये आ जाएगा 13 को 77 से जब बेटा मल्टीप्लाई करोगे 13 7 ज़ा 91, 1 9 कैरी ओवर, 13 7 ज़ा 91, 91 प्लस 9 होता है 100, तो ये आ गया 1001 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमने वॉल्यूम निकाला जब हमारी हाइट वेरी कर रही थी। अब पूछा है उन्होंने फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो लीनियर पैटर्न हमने बताना है रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो बेटा अगर आप देखिए तो फर्स्ट पार्ट में लेंथ और ब्रेथ गिवन थी, तो लेंथ और ब्रेथ हाइट चेंज हो रहा था। सेकंड पार्ट में लेंथ और ब्रेथ 7 इंटू 11 हाइट चेंज हो रही है। थर्ड पार्ट में भी लेंथ और ब्रेथ सेम थी बट हाइट चेंज हो रही थी। तो लेंथ और ब्रेथ को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 77 आ रहा था। तो 77 इंटू 5, फिर 77 इंटू 9 और 77 इंटू 13। तो हमने तीनों केसेस में हमारा क्या हो रहा है, हाइट चेंज हो रहा है, जबकि लेंथ इंटू ब्रेथ करके जो 77 आ रहा है वो क्या है, सेम है। तो हम लिखेंगे लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम। सो लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम, वो हमारा क्या आ जाएगा, सो वॉल्यूम
इज इक्वल टू, सो इफ हाइट इज, हम यहाँ पे लिख लेंगे इफ हाइट इज इक्वल टू h सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम क्या आ जाएगा बेटा 77 इंटू h, जिसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 77h, और वॉल्यूम को मैं v के साथ रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो ये मेरा क्या आ गया, लीनियर पैटर्न आ गया, ठीक है बेटा। तो ये हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, Sarita is reading a book of 500 pages. She reads 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? Express this as a linear pattern. तो सबसे पहले बुक में कितने पेजेस हैं, 500 पेजेस हैं। So we'll write down number of pages in a book is equal to 500, and how many pages she reads every day, 20 pages. So number of pages read by Sarita every day is equal to 20, ठीक है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न में हमें इसे एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले बेटा, अगर वो हर रोज़ 20 पेजेस पढ़ती है तो हम निकालेंगे कि हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट आफ्टर ईच डे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, आफ्टर वन डे नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट इज इक्वल टू, तो 500 जो थे वो नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक थे, और नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय सरिता एवरी डे 20 है। तो एक दिन में उसने 20 पेजेस पढ़ लिए, तो उसके पास कितने पेजेस रह गए, 500 माइनस 20 कितना आ गया, 480, ठीक है। आफ्टर 2 डेज नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट कितना हो जाएगा बेटा, देखो एक दिन में उसने 20 पेजेस पढ़े, 2 दिन में 20 और पढ़ेगी, तो 20 यहाँ पढ़े 20 यहाँ पढ़े। इसका मतलब 500 में से पहले मैंने 1 डे के 20 सब्ट्रैक्ट किए, और फिर मैंने सेकंड डे के भी 20 सब्ट्रैक्ट किए। तो इसको ऐसे लिखने की बजाय हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 20 दो बारी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम उसको लिखेंगे 500 माइनस 2 टाइम्स 20। ये थोड़ा मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 500 माइनस 40, और इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा 460। सिमिलरली विल फाइंड आउट आफ्टर 3 डेज नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट। अब बेटा देखो, फर्स्ट डे में भी उसने 20 पेजेस पढ़े, सेकंड डे में भी 20 पेजेस पढ़े, थर्ड डे में भी 20 पेजेस पढ़े, ठीक है। तो इसका मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 500 माइनस 3 टाइम्स 20 पेजेस हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 500 माइनस 60, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 440, ठीक है। तो आफ्टर 1 डे द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट 480, फिर 460, 440 रह गए। तो ऐसे ही आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो हम लिख सकते हैं कि आफ्टर n days number of pages left is equal to 500 minus n टाइम्स 20, ठीक है ना बेटा। 1 डे पे 20 पेजेस थे, फिर 2 डेज पे 2 टाइम्स 20 हो गया, 3 डेज पे 3 टाइम्स 20 हो गया, तो n डेज पे क्या हो जाएगा, n टाइम्स 20 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 500 माइनस 20n। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा लीनियर पैटर्न है, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, लीनियर पैटर्न है जो मैंने एक्सप्रेस किया है। अब मेरे पास क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो बेटा हमने लीनियर पैटर्न बना लिया। यहाँ पे n का मतलब क्या था, n मीन्स नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना। n मीन्स नंबर ऑफ डेज। और उन्होंने अब पूछा है आफ्टर 15 डेज, तो हम लिखेंगे आफ्टर 15 डेज। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 15 हो गई। सो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट इज इक्वल टू 500। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 15 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 500 माइनस 300, और मेरा इसका आंसर क्या आ गया, 200। तो 15 डेज के बाद उसके पास कितने पेजेस रह जाएंगे बुक में, 200, ठीक है। तो ये थी बेटा हमारी एक्सरसाइज 2.3।
Write your valuable feedback in the comment section. Like, share, subscribe to my YouTube channel Practice से ही होगा Maths. Also follow my Instagram page Practice से ही होगा Maths. And we will हमारे पास रह गई है एक्सरसाइज 2.4, 2.5, 2.6 एंड एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज. तो कीप वॉचिंग माय चैनल फॉर more such videos. These exercises will be out in the next week. So keep watching, keep sharing, keep liking, keep subscribing, share with your friends. Thank you so much.